ओम नमो नारायणाय। एक साहित्यिक गोष्ठी में कुछ ऐसे ही संवाद चल रहा था, तो हमने एक विद्यार्थी से पूछा कि भाई आप जो ये जासूसी साहित्य पढ़ते हो उससे आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हो? तो उसने कहा कि नहीं, इससे केवल मनोरंजन नहीं होता, इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमें क्या मिलता है, जरा बताओ, तुमने क्या सीखा? तो देखिए, क्या तो मैं अच्छा जासूस बन सकता हूं या अच्छा चोर बन सकता हूं, दोनों विकल्प है। क्यों? कि इसमें जो तरीके बतलाए गए हैं तस्करों को, चोरों को और अन्य अपराधियों को पकड़ने के, उनकी जानकारी मिल जाती है। और दूसरे, अगर अपराध करना हो तो कम से कम वे गलतियां हम नहीं दोहराएंगे जो इन अपराधियों ने दोहराई, जिन पर लिखा साहित्य हम पढ़ते हैं। बात तो सही है, किसी भी चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है, स्वाभाविक है। तो इस धरातल पर जब हम अपने साहित्य को खंगालते हैं तो देखें कि महादेव वर्मा जी का जो साहित्य है वह हमें अंतर्मुखी करने की ओर अग्रसर करता है। वहीं अन्य जो छायावादी रचनाकार हैं उनके साहित्य में भी ये गुण तो है ही। अब भले ही हम उन्हें किनारे कर दें कि नहीं, इनमें मानवीय मूल्य बोध नहीं है, वो सब बातें नहीं है जो प्रेमचंद साहित्य में है। ठीक है भाई, तो क्या प्रेमचंद साहित्य केवल उत्तेजना बढ़ाता है, केवल उद्वेलित करता है, केवल भड़काता है, या आंख मूंद कर विद्रोह करने की बात करता है? भाई ऐसा तो कम से कम नजर में नहीं आता। क्या मानवीय मूल्यों की बात करने का मतलब किसी एक वाद से ग्रस्त होना है? अगर उनके साहित्य में हमें शोषण का बहुआयामी चित्रण मिलता है, एक कृषक वर्ग जो धीरे धीरे श्रमिक बन जाता है, मजदूर बन जाता है और कहीं ना कहीं एक अपराधी वृत्ति की ओर बढ़ जाता है, ये जो एक परिवर्तन होता है उसमें, तो क्या आज बहुत ज्यादा स्थिति में परिवर्तन आ गया है? नहीं, जमींदारी प्रथा भले ही समाप्त हो गई हो, पर बड़े किसानों का बोलबाला, छुटभइये नेताओं को नेतागिरी चमकाने का मौका गांव में भरपूर मिलता है। और फिर विभिन्न राजनीतिक दल तो अपनी खिचड़ी पकाते ही हैं, वे भी बंटवारा करवा ही देते हैं भावनाओं में। भले ही वो गांव के लोग हैं तो क्या हुआ, वहां भी वे अपनी दाल गलाते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। तो क्या स्थितियां बहुत अच्छी हो गई? नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए, स्थितियां तो परिवर्तन ऐसे हो गई कि अब किसानों को जमीनों के पट्टे मिल गए, वे जमीनों के मालिक बन गए। तो जमींदारी प्रथा में तो वो आसान काम नहीं था, बंधुआ मजदूरी ज्यादा थी तो सही, ज्यादा मान गए। पर जमीनों के मालिक बनने के बाद में उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ, ये बताओ। पहले गांव के ऊपर शहर आश्रित था, आज शहरों के ऊपर गांव आश्रित है। नहीं, जो शहरों के आसपास गांव हैं वहां पर क्या हम देखते हैं कि जो कर्मचारी वर्ग शहर से गांव की ओर लौटता है शाम को, वह शहर से दूध से भरी थैली लेकर लौटता है। वाह, और भी कई सामान लेकर लौटता है, पिसे हुए मसाले लेकर लौटता है। क्यों भाई? हम चाहते क्या हैं? कौन सी सभ्यता का विकास हम चाहते हैं? मानवीय मूल्य बोध के आधार पर हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य हमारे कृषक करते हैं। खैर, इस विषय पर जो वीडियो है वो चाहे तो कोई सुन सकता है, हम दे देंगे उसका लिंक। और दूसरा है, कौन सी अर्थव्यवस्था चाहिए,
उसका लिंक भी दे देंगे। यहाँ पर कहना यह है कि कोई भी रचनाकार जब रचना कर्म से जुड़ता है तब उसे केवल एक उपाधि बटोरने का माध्यम न बनाए, केवल एक नौकरी पाने तक उसे सीमित न रखें कि नहीं रचनाकार ने तो लिख दी, चलो वो इस खेमे का है तो उसने उस बिंदु को उठाया तो उस खेमे का है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जीवन के इतने आयाम हैं, इतनी भावनाएं हैं और सब भावनाओं को एकदम रचनाओं में पिरो पाना एक रचनाकार के द्वारा मुमकिन नहीं है। ठीक है, किसी रचनाकार का भाव किसी भावना विशेष या 2-3 भावना विशेष पर अधिक होता है, उस पर बहुत अच्छा लिख पाता है। ठीक है, दूसरा रचनाकार का झुकाव दूसरी तरफ रहता है। ठीक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम गौरापंत शिवानी जी के साहित्य को खंगालते हैं तो उनमें जो दृष्टि हमें मिलती है तो क्या मानवीय मूल्यबोध को नहीं दर्शाती? क्या महादेव वर्मा जी की कहानियों में मूल्यबोध नहीं है, मूल्यहीनता है? क्या छायावाद का मतलब सिर्फ स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना है? क्या यह पलायनवाद का प्रतीक है? नहीं, कदापि नहीं। वरन यह वैचारिकता को अधिक पुष्ट करता है। यह निधिध्यासन और ध्यान की ओर प्रेरित करता है कि विश्लेषण के द्वारा हम परिस्थितियों का आकलन करें और जाने, सीखें, समझें। केवल पाखंड का विरोध ही अगर मानवता का परिचायक होता और किसी खेमे विशेष का वह प्रतिनिधित्व करता तो उस हिसाब से तो भगवत गीता को भी हो जाना चाहिए, रामचरितमानस, रामायण और जैसे अनेक ग्रंथों को हो जाना चाहिए। उनके नामों से तो बहुत से लोग चिढ़ते हैं, भागते हैं दूर। क्यों भाई? मानवीय मूल्यबोध तो उनमें भी है, पाखंड का विरोध तो कम नहीं है उपनिषदों में, सांकेतिक रूप में तो काफी है। हाँ, उसको समझने की चेष्टा हम नहीं करते और न करेंगे, वो बात अलग है। तो जब प्रेमचंद साहित्य की बात आती है तो आज भी वो हमें जीवंत दिखाई देता है कि परिस्थितियां वो की वही हैं, बस हमने उस साहित्य को बांध दिया है कि नहीं, ये तो भाई फला फला वर्ग का है और ये फला फला वाद का है। क्योंकि रचना धर्मिता वीडियो सुनने के बाद में एक बंदे ने दूरभाष में कह ही दिया कि भाई आपने वाद का नाम क्यों लिया? आप भी अपना कोई नया वाद खड़ा कर दीजिए। वैसे ही वाद की वायु से ग्रस्त है हमारा समाज, चाहे धार्मिक वाद हो, चाहे साहित्यिक वाद हो, चाहे कोई भी वाद हो। तो उसमें हम और आहुति डाल दें? नहीं भाई, इतने बड़े विद्वान तो कम से कम हम नहीं हैं, तो उतनी उपाधियां भी नहीं हैं अपने पास में। तो पढ़ते पढ़ाते वक्त ये ख्याल हमें रखना चाहिए कि किस साहित्य से हम क्या सीख सकते हैं, उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए, किस किस आधार पर उसका प्रयोग हो सकता है, वह करना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। ये नहीं कि भी पढ़ लिया, पुस्तक बंद कर दी, उपाधि बटोर ली, बस भूल गए। ना 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 ना, साहित्य उसके लिए सृजन नहीं होता। साहित्य वही है जो समाज को सोचने पर विवश कर दे। इसीलिए समाचार और साहित्यिक रचनाओं में अंतर होता है, दोनों एक नहीं है। समाचारों को भी आप साहित्यिक विधा में रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, पर एक साहित्यिक कृति के रूप में तो भाई समाचार तो नहीं आ सकते। घटनाओं को जैसे के तैसे परोस देना, वो तो प्राचीन रचनाकारों ने तो सबने तो कम से कम नहीं किया। क्या प्राचीन रचनाकारों के सामने परिस्थितियां बहुत अच्छी थीं?
क्या समाज में कोई भी दुख दारिद्र्य कुछ भी नहीं था? थे भाई, हर युग में परिस्थितियां वो की वही रही हैं, पर कईयों ने संकेत के रूप में कहा, कईयों ने कोई और तरीके से व्यक्त किया। व्यक्त सबने किया है, ये जान लीजिएगा। किसानों की दुर्व्यवस्था पर रोना एक बात है, कविता कहानी उपन्यास लिखना दूसरी बात है, पर सही में उनके लिए कुछ कर पाना ये बहुत दूर की बात है। ना 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 ना, समाज विज्ञान में भी नहीं पढ़ाया जाता इस तरीके से साहित्य को। हाँ, पढ़ाया जाता है क्या? बतलाइए। कम से कम सब जगह तो कम से कम नहीं पढ़ाया जाता, बतलाया ही नहीं जाता कि फला साहित्यकार की रचनाओं का उपयोग कैसे किया जाए समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए। वो तो हो ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमें प्राचीन साहित्य का नाम नहीं लेना, नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, आप परे रखिए, हम भी परे रखते हैं। चलो बात करते हैं उन साहित्यिक रचनाकारों की जो अंग्रेजों के शासनकाल में हुए हैं और जो एक उच्च कोटि के भी माने जाते थे, क्योंकि खड़पतवार तो भाई हर युग में थे, हैं, रहेंगे हर क्षेत्र में। उनकी चर्चा नहीं हो रही है, उनकी जरूरत भी नहीं है। अपनी अपनी रुचि भी होती है, स्वभाव भी होता है, रुझान भी होता है, यह अलग विषय है। हमारा रुझान उस ओर कम है कि जब समाज के साथ में साझा करने का समय आता है तो वहां पर सोच समझकर साझा करना चाहिए। आंसू तो तेरे पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, क्या बड़ी बात हो गई इसमें? हाँ, कोई नई बात तो नहीं है, पर आंसुओं के बीच में मुस्कान का भाव जगाना ये एक सृजक ही कर सकता है अपनी रचनाओं के द्वारा। भले ही वो पथ की पहचान के रूप में हो, आशा का दीपक के नाम पर हो, कर तो सकता ही है। अभी पथ के पहचान या आशा का दीपक जैसी रचनाओं के रचनाकारों के जीवन में क्या कुछ तकलीफ नहीं थी? या धर्मवीर भारती जी के साहित्य को हम देखें तो क्या उनमें अंतर्मुखता के भाव नहीं है? क्या विश्लेषण की भावना जगाने का भाव नहीं है उसमें? जो हम नीम की ईंट पढ़ते हैं तो क्या है उसमें, उसका लक्ष्यार्थ क्या है? नहीं, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते। आजकल समय ही किसके पास पड़ा, इतना लंबा पाठ्यक्रम है वो भी समाप्त करना, और विद्यार्थियों को भी क्या पड़ी है सोचने की। भाई, अकादमिक लेखक और एक साहित्य रचनाकार दो अलग श्रेणियां हैं। ठीक है, दोनों श्रेणी के रचनाकार हो सकता है, एक हो, इसमें कोई दोष नहीं है, पर जब साहित्यिक सृजन की बात आती है और साहित्यिक सृजन पर गोष्ठी की बात आती है तो वहां पर कम से कम इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, और जो हो रहा है हम देख ही रहे हैं। बस खोजो रे खोजो, खोजो रे खोजो, कबीरदास को खोजो, तुलसीदास को खोजो, सूरदास को खोजो, जैसे उसके भी खो गए हैं। तुलना करो, क्यों भाई? तुलना किसके लिए? क्या जरूरी है तुलना करना? निहितार्थ तो हम पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, बस कहने लग गए कि भाई संत कबीरदास को मानने वाले तो अब संस्कृत पढ़ने लग गए हैं। उनके कई मठों में तो अब संस्कृत पढ़ाई जाती है। क्यों? संस्कृत पढ़ाना या पढ़ना क्या कोई गलत काम है? क्या पाशविक कार्य है, आसुरी कार्य है? अब चूंकि आपके साथ में जो लोग हैं वो चाहते हैं ऐसे वक्तव्य दिलवाना,
ताकि सुनने वाले भ्रमित होते रहें। तो वहां पर साहित्यकार की रचनाओं पे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां पर प्रेमचंद साहित्य को बस हम एक खांचे में डाल देते हैं कि नहीं, बस इसी खांचे में रहो और हमारे हिसाब से व्याख्यायित होते रहो। सुधीजनों, ये सोचिए कि जब पूस की रात हो या पंच परमेश्वर हो या गबन हो या गोदान हो, और उसी रचनाकार से जब हम पाते हैं बड़े घर की बेटी जैसी रचना, एक मात्र उदाहरण नहीं है, वैसे उदाहरण आपको कई मिल जाएंगे। यहाँ पर तो एक, चलिए संवाद के लिए उदाहरण लिया जा रहा है, तो बताइए क्या है उसमें क्या कोई कुत्सित वैचारिकता है, बौद्धिक आतंकवाद है? नहीं। एक जगह यूं ही चर्चा हो रही थी तो बात आई कि भाई जो एक वर्ग है रचनाकारों का जो ये मानता है कि अर्थव्यवस्था में जो मुनाफा होता है व्यापारी वर्ग का, उसमें 2 भाग श्रमिकों का और 1 भाग मालिक का होना चाहिए। दसियों रचनाएं लिख दी गईं, पर क्या हुआ उस भाव का? वो एक विध्वंसात्मक रूप ले लिया उस विचारधारा ने और कटुता फैल गई, क्योंकि उसमें विवेक नहीं था, वैचारिकता नहीं थी। होता यही है, जो हम किसी क्षेत्र विशेष, परिवेश विशेष में पलते हैं और चाहे ना अनचाहे अगर लेखनी उठा लेते हैं और ऊपर से विश्लेषण भी नहीं कर पाते, तो वहां पर तो भाई गड़बड़ी होगी, है कि नहीं? जैसे ईश्वर और भगवान का हमने अनुवाद मान लिया गॉड, और गुड़गुड़ाने लगे गॉड के नाम पर, और उस गॉड से तो पश्चिम वाले भी परेशान है भाई। तो जब हम सही में क्या चाहते हैं पहले ये सोच लें। साहित्यिक संवाद के नाम पर साहित्य को अपने से परे न करें, साहित्य से सीखें कि भारतीय मानस एक ऐसा अद्भुत मानस है जो आज भी साहित्य से प्रेरणा लेता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है, कम मत समझिएगा। ये नहीं कि भारतवर्ष उतना ही है जितना आप जानते हैं या आपके इष्ट मित्र का दायरा है। ना 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 ना। भारत बहुत बड़ा देश है, आज भी बड़ा ही है। तब ऐसे वातावरण में जब हम ये सोचते हैं और बोलते भी हैं कि मूल्यहीनता बढ़ गई है, देखो इतना कदाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार हो गया है, और ये हो गया और वो हो गया है, उसके लिए तमाम एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू हो जाता है। पर हम ये नहीं खंगालते कि हमारे साहित्य में क्या है। अभी कम से कम उस पीढ़ी के साहित्यकारों को तो हम देख लें, जान लें, समझ लें, उनका उपयोग करना तो सीख जाएं, जिनके ऊपर धड़ल्ले से उपाधियां बटोरी जाती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, खेमेबाजी और गुटबाजियां होती हैं। हो सकता है कोई काम करना चाहे तो कोई कमी नहीं है, और साहित्य ऐसा माध्यम है सशक्त जिसमें दम है समाज की संगति लगाने का, अगर वह दूसरे राह पे जा रहा है। क्यों नहीं हो सकता ये काम? क्या हम इतने गए गुजरे हैं, कमजोर हैं कि हमें बात बात पर सिर्फ चिल्लाना आता है, सिर्फ भौंकना आता है?
खेमों के नाम पर, गुटों के नाम पर। ऊर्ध्वमुखी कुपित वायु अधिक होने से यही होता है। तनिक आयुर्वेदिक की तकनीकी शब्दावली का प्रयोग हो गया है। खैर चलिए, तो ऐसा है कि साहित्य में जब हम बिना सोचे समझे बातें करने लग जाते हैं, विश्लेषण विवेक को तिलांजलि दे देते हैं, तब और क्या होगा? जो हो रहा है साहित्य संवाद के नाम पर, क्या चाहिए आपको? बतलाइए। ओम।